सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। क्लास 10th इकोनॉमिक्स का ये थर्ड चैप्टर है और इसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। ये हमारा इस चैप्टर में पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम देखेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शंस। तो हम ये चीज पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले पार्ट वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं यानी सौदा लेते हैं, लेन देन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जूते वाला है और उसको गेहूं की जरूरत है, तो वो क्या करता है, पहले वो जूते को बेचता है, उससे पैसा मिलता है, उस पैसे से वो गेहूं खरीद सकता है। तो बीच में एक मीडियम की तरफ वर्क करता है ये मनी। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज मनी। तो जब सिक्के नहीं हुआ करते थे, कॉइन्स वगैरह नहीं होते थे, तो अलग अलग तरीके की चीजों को मनी की तरह यूज किया जाता था, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जाता था। For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. एग्जाम्पल हम लेते हैं, इंडिया के अंदर बहुत पहले जब सिक्के वगैरह यूज नहीं होते थे, तब किस तरह से लेन देन होता था। तब ग्रेन्स को यानी अनाज को और कैटल यानी जो पशु होते हैं, जानवर, उनको मनी की तरह यूज किया जाता था। अब ये कैसे होता था, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स का ले लें, अनाज का। तो किसी भी चीज की आपको जरूरत है तो अनाज के बदले आप ले सकते हैं। आपको कपड़ा चाहिए, बर्तन चाहिए, जूता चाहिए या XYZ कोई भी चीज हो, अगर आपके पास अनाज है तो आप अनाज को देकर, ग्रेन्स को देकर, यानी गेहूं हो गया, चावल हो गया, उसको देकर वो सामान आप ले सकते हो। तो मनी में भी तो ऐसे ही होता है ना कि आपके पास पैसा हो तो कुछ भी आप खरीद सकते हो उसके बदले में। ये बार्टर सिस्टम से अलग है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होता है, आप मेरा सामान ले लो, मैं आपका सामान ले लूंगा। लेकिन मनी वाले केस में ग्रेन्स जो यूज होगा, वो अगर किसी आदमी को जरूरत ना भी है तो भी वो ग्रेन आपसे ले लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इस ग्रेन्स के बदले, इस अनाज के बदले मैं दूसरा सामान ले सकता हूं। तो बहुत पहले ग्रेन्स और कैटल को मनी की तरह यूज किया जाता था। देयर आफ्टर केम द यूज ऑफ द मेटेलिक कॉइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। उसके बाद चीजें बदली और लोग सिक्का यूज करने लगे, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। इसके सिक्के यूज करते थे कि कोई भी सामान किसी को बेचना है तो सिक्के के बदले वो बेचते थे कि जूता चाहिए तो आप ये वाले सिक्के इतने दे दो। तो सिक्का आ जाता था, तो उससे वो आदमी कोई भी सामान दूसरा खरीद सकता था। और ये सिक्के वाला सिस्टम अभी लास्ट सेंचुरी यानी 20th सेंचुरी तक चलता रहा। यानी 1900 के अंदर भी ये सिक्कों का यूज होता था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके के कॉइन्स होते हैं जो अलग अलग एरिया के अंदर यूज होते थे। अब हम बात कर लेते हैं करेंसी की। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन। तो आज के जमाने में जो मनी है वो करेंसी के फॉर्म में है, यानी आज जो करेंसी चल रही है वही मनी है। अब आप कहेंगे करेंसी मनी है, ये कुछ समझ सिस्टम समझ में आया नहीं, तो मनी ही रहने देते, करेंसी क्यों नाम दिया। अभी हम उसको देखेंगे कि करेंसी अलग से नाम क्यों दिया जबकि वो मनी है, तो करेंसी हम क्यों कह रहे हैं। तो आज के टाइम में जो पैसा है वो करेंसी की तरह यूज होता है। अब करेंसी में आपका पेपर की नोट होती है या कॉइन्स होता है, आप जानते ही हैं। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made up of precious metals such as gold, silver and copper. तो जैसा कि पहले मनी यूज किए जाते थे, तो जो भी चीजें मनी की तरह यूज की जाती थी उनकी कुछ वैल्यू होती थी। आज की जो मॉडर्न करेंसी है वो किसी गोल्ड, सिल्वर या कॉपर से नहीं बनी होती जो कि कीमती होते थे। तो पहले के जो कॉइन होते थे वो ऐसे ही होते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के। लेकिन आज की जो करेंसी है वो इस तरह नहीं। जैसे कि आप पेपर की नोट देखिए, 2000 की नोट भी एक कागज के टुकड़े से बनी है, उसकी असली वैल्यू कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं है। एंड अनलाइक ग्रेन्स एंड कैटल, दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज। और अगर ग्रेन्स और कैटल से हम कंपेयर करें तो अनाज क्या है, आदमी के डेली के यूज की चीज है। कैटल है, आदमी, जानवर है, गाय है, बकरी है, वो आदमी पालता है उसको दूध के लिए। तो आज की करेंसी को आप यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर नोट ले लो तो उसको हम सिर्फ एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हैं, वरना अगर एक्सचेंज के लिए उसको हम हटा दें तो सिर्फ वो एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा, उस पर चाहे चुरमुरा बना कर खा लो। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। तो उसकी अपनी खुद का कोई यूज नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर 2000 का नोट भी ले लो तो उस नोट को और किसी काम के लिए आप यूज नहीं कर सकते, यानी वो सिर्फ वो एक कागज का टुकड़ा है और इससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम पहले के मनी देखें तो अनाज हो गया, अनाज की अपनी खुद की वैल्यू है। अगर एक्सचेंज करने के लिए अगर मना कर दे कि भैया हम अनाज में चीजों का लेन देन नहीं होगा, तो भी उस अनाज को आप यूज कर सकते हो। इसी तरह कैटल्स हो गया या गोल्ड और सिल्वर है। कोई कहे कि हम चांदी और सोने के सिक्के एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन गोल्ड की वैल्यू तो रहेगी। लेकिन आज की करेंसी को अगर बंद कर दिया जाए कि इसको हम
एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसा कि नोटबंदी के टाइम हुआ था कि जो करेंसी थी उसको गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब इसको कोई वैल्यू नहीं है, इसके बदले कोई एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो फिर उस नोट की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, वो एक कागज टुकड़े की तरह था और कुछ नहीं। देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो भैया जब इस कागज की नोट की खुद की कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने क्यों बनाया? इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। ऐसा इसलिए क्योंकि उस देश की जो गवर्नमेंट है उसने उसको ऑथराइज किया है, यानी उसने उसको परमिशन दिया है कि इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं। यानी कोई भी सामान आपको लेना है, देना है, तो उसको इस करेंसी के अंदर यूज कर सकते हैं। अब अलग अलग कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है, तो वहां की गवर्नमेंट ने उस करेंसी को अप्रूवल दिया होता है कि हां इसमें आप चीजों का लेन देन कर सकते हो। तो अब दोनों चीज थोड़ा आपको क्लियर हो गई होगी कि करेंसी और मनी में क्या फर्क है। जो पहले हम मनी यूज करते थे उसको हम मनी का ही नाम देते थे, इसलिए क्योंकि उसकी अपनी कोई वैल्यू होती थी, वो सिर्फ एक्सचेंज के लिए यूज होता था और साथ ही साथ उसकी अपनी वैल्यू होती थी। लेकिन करेंसी वर्ड हम इसके लिए आए क्योंकि यहां पर जो हम मनी को यूज कर रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, उस मनी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक करेंसी है। और जब उसको चाहे गवर्नमेंट उसकी वैल्यू को खत्म कर सकता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नोट छापने का यानी करेंसी इशू करने का काम है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। अब आरबीआई के अलावा कोई और संगठन या कोई आदमी करेंसी नहीं छाप सकता कि घर बैठे करेंसी की मशीन लगाए और नोट छाप रहे हैं, कोई नहीं कर सकता, ना अपनी अलग से कोई करेंसी बना सकता है। मोर the law legalize the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India। और इस करेंसी की खास बात क्या है कि इसको कानून की तरह बना दिया गया है, यानी लीगल कर दिया गया है कि इस रुपीस को इंडिया के अंदर आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं। यानी आपके पास रुपया है, अब वो कितने भी नोट हो सकती है, 10 की, 20 की, 500 की, 2000 की, उसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज द पेमेंट मेड इन रुपीज। तो कोई आदमी इसको कानूनी तौर पर तो इनकार नहीं कर सकता कि भैया हम ये नोट नहीं लेंगे। हाँ, अगर कुछ फटी जली ना हो, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि हम इंडियन रुपी नहीं लेंगे। अगर इंडिया के अंदर कोई बिजनेस कर रहा है तो आप उसको पैसा इंडियन रुपीज में दे सकते हैं और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हैंस द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसीलिए इंडिया के अगर हम बात करें तो जो रुपी है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह कॉमनली हम यूज करते हैं। अब देखते हैं हम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। द अदर फॉर्म इन विच द पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक्स। तो दूसरा तरीका पैसा रखने का क्या है कि बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दो, बैंक के अंदर पैसे को जमा कर दो। तो इस तरह भी लोग पैसा रखते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। तो आदमी को डेली यूज के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ही पैसों की जरूरत पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस वर्कर हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर है, काम करने वाला है, वो हर महीने जैसे ही एंड होगा उसको सैलरी मिलेगी, तो एंड में जो पैसा उसके पास होगा कुछ बच जाएगा, अगली सैलरी आएगी तो जो पैसा उसके पास अभी बचा हुआ है उसका क्या करेगा? वॉट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश? तो एक्स्ट्रा जो बच गया पैसा, यानी जो मंथ महीने भर में खर्चा किया उसने, उसके बावजूद भी जो पैसा बच गया, अब अगली सैलरी आ गई है, अब उसमें इस्तेमाल करेगा। तो ये जो पहले महीने की जो बची थी उसका क्या करेगा? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। तो अपने नाम से बैंक में खाता खुलाएगा, अकाउंट खुलाएगा और उसके बाद वो पैसा जो एक्स्ट्रा वाला है वो उसके अंदर रख देगा, सिर्फ जरूरत का पैसा अपने पास रखेगा। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड आल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। तो बैंक क्या करेगा? वो उस पैसे को जमा कर लेगा और उस जमा पैसे को जो आपने जमा किया है उस पर इंटरेस्ट भी देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% इंटरेस्ट दे रहा है और आपने 100 रुपए जमा किया, तो अगले साल आपके अकाउंट में वो 100 का 110 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट मिला। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। तो इससे दो फायदा हुआ, एक तो उसका पैसा सेफ रहेगा, घर में रखेगा, पता नहीं घर में आग लग गए, बाढ़ आ गई, अब बैंक में रखा रहेगा तो उसका सुरक्षित रहेगा, और दूसरी चीज उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, यानी उसका पैसा बढ़ता भी रहेगा। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। और उसमें यह भी है कि जब चाहे पैसा आप निकाल सकते हो। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट।
तो चूंकि बैंक में जो आपने पैसा जमा किया है उसको जब चाहे आप निकाल सकते हो, जब आपको जरूरत हो। सुबह आपने जमा किया, शाम को जरूरत है, आप निकाल सकते हो, इसीलिए इसे डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। अब डिपॉजिट एक अलग तरह का भी होता है, जनरल डिपॉजिट। उसमें कुछ टाइम के लिए फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल या 10 साल आपने उसको फिक्स कर दिया, तो उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, वो भी डिपॉजिट होता है। लेकिन यहां पर जो जनरल हम यूज कर रहे हैं, जहां जो हम अभी बात कर रहे हैं डिमांड डिपॉजिट की, उसमें आप पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हो, इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहा। डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। तो एक और फैसिलिटी इस डिमांड डिपॉजिट में, यानी जो पैसा आप बैंक में जमा करते हो उसके अंदर एक और फैसिलिटी मिलती है। इट इज दिस फैसिलिटी विच लैंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी दैट ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये फैसिलिटी क्या है कि मनी की जो खासियत है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है वो, कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होता है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप उधार दे सकते हो। अब ये कैसे होता है, हम इसको देखते हैं। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश। तो आपने ये सुना होगा कि चेक के जरिए पेमेंट हुई है, ना कि कैश। कैश मतलब पैसा आपके पास नोट हो और उसको किसी को दे दो। और चेक वाला सिस्टम दूसरा होता है। इसमें क्या होता है, फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। तो चेक से पेमेंट में क्या होता है कि जिस आदमी को पैसा देना होता है किसी दूसरे को, तो उसके पास एक चेकबुक होती है, उसके अंदर जितना पैसा किसी को देना है वो अमाउंट भरेगा उसके अंदर। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to a person in whose name the check has been issued. तो जिस आदमी का खाता होगा उसकी अपनी एक चेकबुक होगी, उसकी सारी डिटेल उस पर लिखी होगी। किसी को भी जब पैसा देना होगा तो उसके अंदर जिस बंदे को देना है उसका नाम और कितना अमाउंट देना है, ये चीज उसमें मेंशन कर दी जाएगी। ये नीचे आपको एक सैंपल दिया भी हुआ है। चेक पेमेंट, आ शू मैन्युफैक्चरर, एक जूता बनाने वाला है सलीम, उसको पेमेंट करना है लेदर सप्लायर को और चेक के जरिए। दिस मीन्स दैट द शू मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट द बैंक टू पे दिस अमाउंट टू द लेदर सप्लायर। यानी चेक काट के वो देगा। यहां आप देख सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है पे प्रेम कुमार रुपी ऑफ 57,000 ओनली। यानी अपने बैंक से कह रहा है कि आप प्रेम कुमार को, जो कि लेदर सप्लायर है, उसको 57,000 दे दीजिए मेरे अकाउंट से निकाल के। तो ये चेक काट के देगा लेदर सप्लायर को। तो लेदर सप्लायर टेक दिस चेक एंड डिपॉजिट इन इट्स ओन अकाउंट इन द बैंक। तो अपने अकाउंट में जाकर अपने बैंक में वो जमा कर देगा कि भैया हमको इन्होंने चेक दिया। तो मनी ट्रांसफर हो जाएगा, यानी सलीम के अकाउंट से प्रेम कुमार को वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चेक होता है, आप देख सकते हैं। Thus we see that the demand deposit share the essential features of the money। तो हमने एक और खासियत देख ली कि डिमांड डिपॉजिट की क्या है, कि बिना पैसा निकाले, यानी अगर चेक वाला सिस्टम ना होता तो क्या होता, अगर किसी को पैसा देना है, सलीम वाला एक केस ले, तो सलीम पहले अपने अकाउंट से पैसा निकालता, फिर वो निकाल के प्रेम कुमार को देता, फिर प्रेम कुमार अपने अकाउंट में डालता। तो इसको खत्म करने के लिए चेक वाला सिस्टम ने क्या कितनी आसानी कर दी कि आपको पैसा नहीं निकालना, सीधे चेक काट के दे दिए, उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। The facility of check against demand deposit make it possible to directly settle payment without use of cash। तो इससे फायदा क्या हुआ, बिना कैश के इस्तेमाल करे डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं। Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy। तो चूंकि डिमांड डिपॉजिट को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पेमेंट की तरह, यानी चेक काट के दे दिया इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, तो डायरेक्टली पेमेंट हो जा रहा है बिना कैश निकाले। तो बहुत ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं हम पेमेंट में, इसलिए हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट बैंक प्ले हियर। तो आपको भूलना नहीं चाहिए कि बैंक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। यानी वो आपका पैसा लेता है और आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, फिर बिना पैसा निकाले आप किसी दूसरे को पैसा भी दे भी सकते हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय द चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। लेकिन जो पैसा बैंक के अंदर आपने जमा किया है उसको बैंक अपने लिए डिमांड डिपॉजिट की तरह यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि आपने जो पैसा जमा किया है उसको निकाल के वो खुद इस्तेमाल कर ले। ना ही कोई चेक काट के दूसरे को दे सकता है कि बैंक के पास पैसा है और किसी को देना है बैंक को, तो वो आपके खाते से निकाला पैसा और दे दे। तो ना ही आपके डिपॉजिट को इस्तेमाल कर सकता है, ना ही कोई आपके डिपॉजिट से वो खुद का चेक काट के दे सकता है। अब बैंक वाले सिस्टम के अलावा दूसरा सिस्टम अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल किसी को आपने पैसा दिया कि भैया हमारा पैसा रख लो। अब वो क्या कर सकता है, अब मान लो आप वापस उसको लेने को गए कि भाई हम तुम्हारे पास पैसा रखाए थे, अब हमको दे दो। तो कहेगा यार वो पैसा तो खर्च हो गया, हमने किसी को दे दिया। तो ऐसा अक्सर हो जाता है। लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि बैंक कह दे कि हाँ यार आपका पैसा तो खर्च हो गया। तो बैंक ना तो उस डिमांड डिपॉजिट को यूज कर सकता है, तो बैंक के लिए वो नो डिमांड डिपॉजिट है।
और ना ही कोई वो चेक के जरिए पेमेंट भी कर सकता है कि आपके खाते से निकाले और चेक के जरिए किसी और को पेमेंट कर दे। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो जो मॉडर्न फॉर्म है मनी के, करेंसी हो गया या डिपॉजिट हो गया, करेंसी यानी आपके हाथ में जो कैश आ गया वो करेंसी हो गया, या आपके बैंक में जो पड़ा हुआ है डिपॉजिट की तरह, ये दोनों ही किससे जुड़े हैं? बैंकिंग सिस्टम के। यानी बैंक ही तो कंट्रोल करता है, करेंसी आपको देना हो या आपका पैसा रखना हो, ये सारा बैंक करता है। तो बैंकिंग सिस्टम का ये एक पार्ट की तरह से, यानी एक जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं ये। ओके, तो इस टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा लीजिए। और दूसरे सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो देखनी है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, तो उन सब का आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा लिंक। यानी वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक उल्टा ट्राइंगल सा शेप बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिस्ट खुल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।